नमस्कार छात्रों। देखो, हमने मेरा भला करने वालों से बचाए इस पाठ के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। इसके पहले वीडियो में हमने उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की है। अब जो बचा हुआ जो हिस्सा है उस पाठ का, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से लेखक को कौन कौन सी चीज़ों से बचना है। क्रेडिट कार्ड वाला है, उसके अलावा मिठाई वाला है, यानी अनगिनत ऐसे लोग हैं कि जो आपको गाड़ी भी खरीदने के लिए कह रहे, फिर बैंक वाले लोन के कागज़ भी दे रहे, यानी ऐसे कई सारी चीज़ों से बचना है। वहाँ तक की जानकारी हमने ली थी। या भी हमने ये भी देखा था कि आपके गली मोहल्ले का अगर कोई दुकान वाला कहीं कुछ दिनों के लिए दुकान बंद करके त्योहार में अगर गाँव जा रहा है, कहीं पर जा रहा है, कुछ दिनों के लिए उसकी दुकान बंद है, तो वो भी अपना सामान पहले ही काफ़ी सारा बेचता है। वो भी हमने देखा था। या उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से आप अगर बाज़ारों से आते हैं, गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री से का जो भी तापमान है, वो टेम्परेचर इतना सारा होने के बाद घर आते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो न्यूज़ चैनल वाले भी आपको किस प्रकार से डरा देते हैं, यह भी जानकारी हमने देखी थी। अब उसके बाद जो बचा हुआ उस पार्ट का जो हिस्सा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसमें देखिए कि मेरे मोहल्ले में पुरुष ब्यूटी पार्लर खुल गया है। मुझे अपने पैर के लंबे नाखून कटवाने हैं। वो मेरा फेशियल करना चाहता है। उसका कहना है नाखून तो जुराबों में छिप जाएंगे, पर मुंह तो सबको नजर आएगा। वो मेरी फेस वैल्यू बढ़ाना चाहता है। मैं पैर के लंबे नाखून कटवाने पर अड़ा हूँ। पता नहीं क्या सोचकर वो मेरी बात मान गया। उसने मेरे पैर पानी में रखवाए, फिर बड़ी देर तक मेरे पैरों के नाखूनों को घिसता रहा। मुझे आज से पहले अपने नाखून इतने महत्वपूर्ण कभी नहीं लगे। वो मेरे मुड़े नाखून को सीधा करने लगा, बड़े तरीके से नए नए औजारों से घिसने लगा। लगा कोई संगमरमर की मूर्ति तराश रहा है। मैंने एतराज किया तो उसने मेरे एतराज पर घोर एतराज किया। उसने पैर के बड़े नाखून से होने वाली तकलीफों पर व्याख्यान दिया। उसने इसे नाखून कटवाने की जगह पेडिक्योर नाम दिया। वह बड़ा लुभावना नाम था। मैं मान गया। मैं उसके तर्कों से खुशी खुशी हार गया। उसने नाखून काटने के सिर्फ 1000 रुपए लेकर मुझे मुक्त कर दिया। अब देखो, यहाँ पर जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र जी इस सहगल, अब उन्होंने कहा कि उनके मोहल्ले में एक पुरुष ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, और लेखक का मानना ये है कि लेखक को वहां जाकर उस ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने पैरों के नाखून कटवाने हैं। उनके नाखून लंबे हो चुके। लेकिन जैसे ही लेखक उस ब्यूटी पार्लर में पहुंचे तो वहां का जो भी वो ब्यूटी पार्लर वाला है, उसने लेखक के नाखून काटने के बजाय उसने ये भी कहा कि नाखून कटवाने तो है, लेकिन आपको अपने चेहरे का फेशियल करना है। और उसका कहना ये भी है उस दुकान वाले का या वो ब्यूटी पार्लर वाले का कि पैरों के नाखून तो जुराबों में यानी हमारे सॉक्स में छिप जाएंगे, उसे कोई देखेगा नहीं। लेकिन उनका मानना है कि चेहरा जो मनुष्य का है, उनका फेस या चेहरा लेखक का, वो सभी को नजर आएगा। तो वो लेखक के फेस वैल्यू यानी चेहरे की कीमत बढ़ाना चाहता है, चेहरे का महत्व बढ़ा रहा था। लेकिन लेखक अपने ही बात पर अड़े रहे। उनका मानना था उनको जो भी पैरों के नाखून कटवाने थे तो वो नाखून कटवाने पर ही अड़े रहे। तो जैसे उन्होंने कहा कि मुझे नाखून ही कटवाने हैं, तो उस ब्यूटी पार्लर वाले ने वो लेखक की बात मानकर उनके पैरों के नाखून कटवाने पर वो राजी हो गया। फिर कहा गया कि उसने कुछ देर तक लेखक के पैर पानी में रख दिए। फिर उसके बाद वो अपने लेखक के पैरों को कहा गया कि इस प्रकार से घिसने लगा, अलग अलग औजारों से घिसने लगा। तो लेखक ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई संगमरमर की मूर्ति तराश रहा है। उस प्रकार से लेखक के नाखूनों को वो अलग अलग जो औजारों से घिसता रहा, तराशता रहा। तो लेखक ने कहा कि मेरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से नाखून का इतना महत्व नहीं था जितना आज उन्हें वो महत्वपूर्ण लगे। क्योंकि वो जो भी नाखून कटवाने वाला ब्यूटी पार्लर वाला है, उस भी लेखक के टेढ़े मेढ़े नाखून या नाखूनों को क्या तकलीफ होती है नाखूनों की वजह से, वो भी भाषण देना, उसने व्याख्यान देना शुरू कर दिया।
तो लेखक ने कहा कि वो जो भी ब्यूटी पार्लर वाला है उसने नाखून कटवाने को एक ऐसा पर्टिकुलर नाम दिया जिसका नाम था पेडिक्योर। अब लेखक को बड़ा नाम अच्छा लगा, लेखक ने कहा कि बड़ा नाम, वो बोला लुभावना नाम था। और वो उसके जो भी वो ब्यूटी पार्लर वाला है उसने जिस प्रकार से लेखक को जो भी तर्क दिए, अलग अलग तरीके की जानकारी दी नाखूनों के संबंध में, तो लेखक ने वो सारी जानकारी खुशी खुशी मान ली और वो नाखून कटवाने के 1000 रुपए देकर वहां से अपने घर की तरफ चल पड़े। अब जैसे रास्ते से चल पड़े तो उन्होंने उनके रास्ते पर एक ऐसा दृश्य देखा, और वो दृश्य क्या था वो देखिए। रास्ते से जा रहा था, एक लंबी कतार ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। उस कतार में मैंने झांक कर देखा, कतार मोबाइल खरीदने वालों की थी। चिल्ला चिल्लाकर स्पीकर पर सूचना दी जा रही थी, मोबाइल खरीदो और सिम कार्ड मुफ्त में पाओ, टॉक टाइम भी साथ में ले जाओ। सुनकर मैं भी मोबाइल कतार का एक हिस्सा बन गया और उस भीड़ में दिन भर खड़े होकर मोबाइल का मालिक बन गया। उस दिन से जेब में घंटियां बजने की राह देखता रहा। मैंने मोबाइल खरीदा है, स्विच ऑन किए बैठा हूं, कोई फोन आ नहीं रहा। बीच बीच में चेक कर लेता हूं, कहीं कोई गलत बटन तो नहीं दबा बैठा। मेरे पास ही 2 प्रॉपर्टी डीलर और 2 युवा लड़के बैठे हैं। उन्हें धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं, दिवाली की शुभकामनाएं आ रही हैं। ठीक है, जो हमारा शुभ कर पाए उसे ही तो शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। जो न कुछ दे सके न फायदा कर सके उसका क्या शुभ और उसकी क्या शुभकामनाएं। मैंने कुछ दोस्तों को निर्देश दिए हैं कि फोन मोबाइल पर ही करना। ऑफिस का फोन ध्यान आकर्षित नहीं करता, मोबाइल फोन ध्यान खींचता है। जब तक मोबाइल दूसरे का ध्यान न बांटे तब तक फोन का क्या मतलब है। जिंदगी में इतना कुछ करना है, पर जिंदगी मुई छोटी है। अपनी और दूसरों की जिंदगी दांव पर लगानी होती है। व्यस्तता का यह आलम है कि आदमी सड़क पर चलते चलते फोन कर रहा है। पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं भारत और अमेरिका का मुकाबला नहीं किया जा सकता। सेल फोन से हम हिंसा की ग्रंथि से मुक्त हुए हैं। सभी को साथी मिल गया है। एक दूसरे से मिलकर बात कम करें, फोन पर ज्यादा करे। फोन पर आम बात भी खास लगती है, उसमें करंट दौड़ जाता है। घर से ठीक ठीक निकला आदमी ऑफिस पहुंचकर अपने पहुंचने की खबर दे रहा है। सब एकाएक एक दूसरे के करीब हो गए। मेरे हाथ में भी मोबाइल आ गया। उस मोबाइल से मुझे भी प्यार हो गया। लेकिन कब से राह देख रहा हूं, मुफ्त में मिले सिम कार्ड से मोबाइल पर घंटी क्यों नहीं बजती। अब देखो, यहां पर लेखक ने कहा कि जैसे वो ब्यूटी पार्लर से निकले और ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक दृश्य देखा था। जो दृश्य था कि वहां पर काफी सारी भीड़ जमी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि वो भीड़ किस बात की है, वो वहां उसके बारे में जानकारी लेने के लिए गए। तो उन्होंने देखा कि वह एक मोबाइल फोन वाला चिल्ला कर मोबाइल फोन बेच रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मोबाइल खरीदो और साथ में सिम कार्ड मुफ्त पाओ और उसके साथ साथ टॉक टाइम भी। अभी कहने के बाद लेखक ने भी पूरे दिन वहां लाइन में खड़े रहे, वो लगातार वो कतार में खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने वो मोबाइल फोन खरीद लिया। और मोबाइल फोन खरीद लिया तो वो डर गए। फिर उन्होंने कहा कि मोबाइल खरीदा और स्विच ऑन कर लिए, उसे बैठा हुआ इंतजार करने लगे कि कोई फोन उस पर क्यों नहीं आ रहा है। और बार बार बीच बीच में वो चेक करते थे कि कोई गलत बटन तो नहीं दबा हुआ है या गलती से वो बंद तो नहीं है। उस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे, उसके फोन आने का इंतजार कर रहे थे। और वो बार बार ये भी देख रहे थे उनके बाजू में कोई प्रॉपर्टी डीलर 2 लड़के बैठे हुए थे, तो उनको पूरा दिन कंटिन्यूसली लगातार फोन आ रहे थे। वो किसी को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे या उसके बाद फोन पर बात कर रहे थे। तो लेखक को तो कोई ऐसा फोन नहीं आ रहा, तो लेखक परेशान हो गए। और लेखक ये भी मान रहे हैं कि जो हमारे लिए हमारा हित चिंतक होता है, हमारा भला करता है, उसके ही हमें जो भी शुभकामनाएं आने चाहिए। नहीं तो कोई किसका भला नहीं करता, कोई किसी के काम नहीं आता, तो उसके लिए क्या
क्या फायदा, क्या उसके लिए कहा गया कि क्या शुभ और क्या शुभकामनाएं। और उसके साथ साथ उनके मोबाइल पर कोई फोन नहीं आ रहा था, तो लेखक ने अपने दोस्तों को निर्देश दिया और उन्हें जानकारी दी कि मुझसे अगर बात करनी है तो आपको मेरे ऑफिस के फोन पर फोन नहीं करना है, बल्कि मोबाइल फोन पर फोन करना है। क्योंकि आप देखो, अक्सर आप भी कॉलेज में क्लास में बैठे हुए कई बार देखते हैं कि मोबाइल फोन यूज करते हैं, फिर अचानक से कई बार एक इंस्ट्रक्शन होता है कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखना है। पर आप में से कुछ शरारती बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल को जो भी उसकी घंटी है वो वैसी ऑन रखी जाती है और अचानक से एक दूसरे को फोन किया जाता है ताकि वो अचानक से बजे, और उसकी इस तरीके से घंटी बजती है कि पूरी क्लास का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो वैसे लेखक का भी मानना है कि अगर उसकी घंटी ना बजे और किसी का अपने तरफ ध्यान आकर्षित ना हो तो फिर फोन का फायदा क्या। यानी यहाँ पर ताना मारा हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि उस प्रकार से फोन पूरा दिन वो इंतजार करते रहे, कोई फोन नहीं आ रहा। फिर अपने दोस्तों को कहा उन्होंने, फिर उसके बाद और उन्होंने कहा कि लोग आजकल हम देखते हैं कि रास्ते से गुजरते हुए भी एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे। उसके अलावा ये भी कहा गया कि कई सारे लोग मोबाइल फोन लेकर घर से अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, अच्छा तरीके तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद वो पहुंचने की खबर में मोबाइल फोन से दे देते हैं। या उसके साथ साथ ये भी होता है, हम एक साथ रहने के बाद भी, एक दूसरे के करीब रहने के बाद भी हम मोबाइल फोन से एक दूसरे को बात करते हैं और एक दूसरे को जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अब उसके बाद और क्या हुआ लांत में वो देखिए। याद रखें, घोषित तौर पर अपना नुकसान करने वालों से फिर आप बच सकते हैं, कुछ अपनी सुरक्षा की तैयारी कर सकते हैं, पर इन फायदा करने वालों से बचने की ज्यादा जरूरत है। यह हर हालत में आपका फायदा करके ही मानेंगे। मैंने कई बार इन भला करने वालों को समझाया है कि क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मुझे अपना भला नहीं करवाना है, ऐसे ही ठीक हूं। भला करने वाला मेरी निष्क्रियता को नजरअंदाज करते हुए मेरे फायदे के नुस्खे समझा रहा है। यह ले लो, वो फ्री, वो ले लो, ये फ्री। पता नहीं वे कौन लोग हैं जो आए दिन जमाना बुरा है कहकर एक दूसरे को परेशान करते रहते। यह तो भला करने वाले परेशान करने की हद तक भला करने लगे हैं। बुरा करने वालों से आदमी सीधे टकरा जाए या किसी दूसरे की मदद मांग ले, पर इन भला करने वालों को तो पहचानना ही मुश्किल है। आप तो बस प्लीज मुझे किसी तरह इन भला करने वालों से बचाइए। देखो, यहाँ पर लेखक ने अंत में कहा कि जिस प्रकार से आपको जो भी घोषित तौर पर जो आपको, मान लो आपका जो भी दुश्मन होता है, और दुश्मन से बचना हमें पता होता है क्योंकि दुश्मन हमेशा सामने से वार करता है और हमें पता ही है हमारा दुश्मन है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तकलीफ दे सकता है। तो हम पहले से तैयारी करते, उसे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते, क्योंकि वो हमें पता है कि वो क्या कर सकता है। लेकिन कहा गया कि जो आपका भला करने वाले, आपका फायदा कराने वाले जो लोग हैं, इनसे बचना ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन आपका भला करने वाला है, कौन आपका नुकसान करने वाला है। पर लेखक ने कहा कि ऐसे जो फायदा करवाने वाले लोग होते हैं वो इतने आपके पीछे लगे रहते हैं कि वो तब तक नहीं मानते जब तक आपका कुछ फायदा नहीं करवाते हैं। पर लेखक को तो फायदा करवाना ही नहीं खुद का, और वो कई सारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन लेखक कई बार उन्हें भी नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये लो तो वो फ्री, वो लो तो ये फ्री। यानी उनके पास कुछ ना कुछ जो भी स्कीम होती है, कुछ ना कुछ तौर तरीके होते हैं कि वो